What's up all my VCNs? Once again, welcome back to रफ्तार, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं all the most important topics ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि मैं अपनी हर रफ्तार की वीडियो में आपको बोलती हूँ बच्चे, मैं आपके साथ हर पर्टिकुलर चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रही हूँ जिनसे आपके डायरेक्टली चार नंबर, चाहे वो जेई मेन का पेपर हो या नीट का पेपर हो, आप डायरेक्टली 4 नंबर गेन कर सकते हो विद एवरी पर्टिकुलर वीडियो। और हर वीडियो की मेरी जो लेंथ रहती है वो रहती है लगभग 25 से लेके, है ना, 20, 25 या 30 मिनट। तो आज भी बच्चे हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं अगले 20 मिनट के अंदर। वैसे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत विस्तार वाला चैप्टर है, अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊं तो कम से कम 8 या 10 घंटे का मैराथन सेशन में लूंगी अगर मुझे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाना है। मगर अगर मैं जेई मेन के या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती हूं जहां पर आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो उन डायरेक्ट सवालों को करने के लिए वो डायरेक्ट शॉर्टकट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अगले 20 मिनट के अंदर। सो आई थिंक देर किस बात की है, 20 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है। जैसे ही मैं टाइमर पे क्लिक करूंगी हम लोग अपना चैप्टर जो है स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से सबसे पहली चीज जो आपको मैं पढ़ाना चाहती हूं वो है बच्चे मेटेलिक रेडियस। आपको बताना है, और मैं बच्चे बेसिकली 3D सीरीज की बात कर रही हूं कि 3D सीरीज में मेटेलिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है। पता है, आपको एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। अगर आपके दिमाग में बस वो ग्राफ फिट हो गया ना, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। यहां पर बच्चे मैंने मेटेलिक रेडियस और यहां पर एटॉमिक नंबर का ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का ग्राफ। सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहां पर आएगा स्कैंडियम, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्कैंडियम। स्कैंडियम से नीचे जब आप जाएंगे यहां आएगा क्रोमियम, तो यहां पर सब कुछ आएगा, सरस्वती तेरी वंदना, करे पे आप रुकेंगे सरस्वती तेरी वंदना, करे पे आप रुकेंगे। उसके बाद मैंगनीज पे एक थोड़ा सा पीक आएगा, देख लो, थोड़ा सा ऊंचाई आएगी मैंगनीज पे। उसके बाद ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा, यहां पर आएगा निकल और फिर ग्राफ ऊपर जाएगा जिंक। सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, है ना, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। सरस्वती तेरी वंदना करे मन, यहां पर आएगा फिर यहां आएगा क्यों नहीं, यहां आएगा कुछ जाने। तो क्या आपको समझ आ गया कि कल को अगर आपसे मेटेलिक रेडियस का सवाल पूछा जाता है, आपको सारी वैल्यूज तो देखो डेफिनेटली रटनी नहीं है, इतनी सारी वैल्यूज रटने बैठोगे तो काम नहीं होगा, तो आपको ग्राफ याद करना है। वो जो पीक आया वो कहाँ आता है बच्चे, पीक मैंगनीज पे, क्योंकि मैंगनीज का, है ना, जो सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अनक्लियर है। मैंगनीज का एक टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से मैंगनीज का जो एटॉमिक रेडियस है, जो मेटेलिक रेडियस है, वो थोड़ा सा ज्यादा आता है कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयन। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? इसके अलावा एक और चीज आपसे पूछी जाती है बच्चे, अगर मैं 3D, 4D और 5D सीरीज के एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो बच्चे 3D का साइज सबसे छोटा होता है, जबकि 4D और 5D का साइज लगभग बराबर होता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज। 4D और 5D का साइज लगभग बराबर होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हमारे 4D के बाद 5D ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो बीच में 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये 4f इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इतनी पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, These are so poor shielders of nuclear charge कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि 4D और 5D सीरीज का जो साइज है वो लगभग सेम हो जाता है। इसी को ही हम अंग्रेजी भाषा में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग्स पे ज्यादा मत जाना, है ना, मैं बहुत तेजी से बोल रही हूँ। कई बार इस चक्कर में ऐसा होता है कि स्पेलिंग्स में बंदा मिस खा जाता है, तो घबराना मत, ठीक है, इतना मेरे को जज मत करना स्पेलिंग के लिए, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छा सिखा दूंगी, कॉन्सेप्ट अच्छा चमकेगा। सो 3D का साइज सबसे छोटा होता है, फिर 4D और 5D का साइज लगभग सेम होता है, बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डर्स होते हैं जो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड नहीं कर पाते, एंड हेंस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात भी सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? अब कई बार तो बच्चे आपका ग्राफ आता है रिलेटेड टू, मतलब कई बार क्वेश्चन आता है मेटेलिक रेडियस का, और कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन आता है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट का। बच्चे को चीज ही नहीं पता होती, जब आपको फैक्ट ही नहीं पता होगा आप क्वेश्चन डेफिनेटली कभी भी मार्क ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली तो मेरी बात ये याद रखें, अगर आपसे 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, याद रखना जिंक ऐसा है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। बच्चे, जिंक ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। और अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, ठीक है, एनसीईआरटी से ग्राफ लिए हैं मैंने, ठीक है, ये ग्राफ कहीं और से नहीं आए, एनसीईआरटी के ही ग्राफ है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, जो आपने पहले ये बनाया था ना ऐसे,
अब इसको बस पलट देना है, जो ये पहले ऐसे बनाया था अब आपको इसको पलट देना है। पलट देने का मतलब स्कैंडियम सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर कहीं पे आ जाएगा क्रोमियम, फिर नीचे डिप खा जाएगा मैंगनीज, है ना, नीचे डिप कौन खा जाएगा, मैंगनीज, फिर थोड़ा सा आ जाएगा आयरन, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, जिंक। याद रखिएगा जिंक वो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक बताइए। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सिखाने चाहती हूँ बच्चे, वो है रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। बच्चे ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में ना काफी सारी फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल एनसीईआरटी को अच्छे से, मतलब गहराई से एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वही गहराई है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ। सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए, सरस्वती तेरी वंदना करे, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। लिख लिया, सरस्वती तेरी वंदना करे, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने, ठीक है। हमारे पंजाबी में बच्चे इसको बोलते हैं, ये जो एल्बो होती है ना, इसको हम बोलते, एल्बो ही होती है ना, हाँ, इसको हम बोलते हैं कोनी। तो हम बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक का नाम है वकोनी। ट्रिक का नाम है वकोनी। कौन सी ट्रिक है? हैशटैग SV शॉर्टकट। अगर आपके पेपर में सवाल आए ना भाई साहब, आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली एक छोटे से फैक्ट से, एक छोटी सी ट्रिक को याद करने से आपका 4 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है? वकोनी, वकोनी, वकोनी। जब भी आप इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, चाहे 1x पे, चाहे 1.5x पे, चाहे 2x पे, मेक श्योर बच्चे एक बार मुझे कमेंट में लिख के जरूर देना, ट्रिक का नाम है वकोनी। याद रखिए बच्चे, जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, मगर जब जब मेरे पास आएगा जब जब मेरे पास आएगा जब जब मेरे पास आएगा नी, इन तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अदरवाइज लेफ्ट से राइट जाते हुए, है ना, जब आप मतलब देखो लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन हमेशा बढ़ेगी, मगर जब भी आपके पास नी आएगा, ये एक्सेप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम से टाइटेनियम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कॉमन है। टाइटेनियम से वेनेडियम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, मगर क्योंकि एक्सेप्शन है तो मैं यहां पर लगा दूंगी। वेनेडियम से क्रोमियम बढ़ेगी, क्रोमियम से मैंगनीज बढ़ेगी, मैंगनीज से आयन बढ़ेगी। आयन से कोबाल्ट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, मगर बढ़ेगी नहीं, आयन की ज्यादा। कोबाल्ट से निकल जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, मगर ये वकोनी का एक्सेप्शन है, इसलिए नहीं बढ़ेगी। यहां से बढ़ेगी, यहां से बढ़ेगी। क्या आपको समझ आ गया? तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज, आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैम इसका आंसर आप जरा दे दोगे कि ऐसा क्यों होता है? बच्चे इसके पीछे कम से कम 20-25 मिनट की एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, बस आप एक्सेप्शंस याद रख लो, यही चीजें आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती है। आज की क्लास का बच्चे 6th इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि समथिंग रिलेटेड टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, सरस्वती तेरी वंदना, है ना, करे, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। बच्चे जितनी भी चीजें आज मैं आपको बता रही हूं ना, ये सारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है मैं कोई मन गढ़ंत कहानी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सब चीजें एनसीईआरटी में। बट जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो कई बार क्लिक नहीं करता कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक एक करके आपको लिखवा रही हूँ। आप सब जानते हैं बच्चे, स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है +3। स्कैंडियम एग्जिस्ट ओनली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम बच्चे 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से मैक्सिमम स्टेबल होती है बच्चे +4। वेनेडियम की बात करो तो ये 2, 3, 4, 5 और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की +5। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6, क्रोमियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे 3 और 6। मैंगनीज एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। मैंगनीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे 2 और 7। आयन आप जानते हैं, या तो ये +2 में एग्जिस्ट करता है, +3, कुछ में +4 और +6 में भी एग्जिस्ट करता है, मगर आयन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और 3।
कोबाल्ट की भी सेम तरीके से बात करती हूँ, ये +2 +3 में एग्जिस्ट करता है, कई बार +4 में भी एग्जिस्ट करता है, मगर कोबाल्ट की भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3। आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ क्रोमियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सवाल जनरली ये पूछे जाते हैं कि मैंगनीज मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा एलिमेंट है जो केवल एक ही पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसके नाम पे वेरिएबल नहीं आता। जैसे निकल हो गया, निकल 2 3 4, निकल का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चे +2। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है, मगर कॉपर का स्टेबल कौन सा पाया जाता है +2। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सवाल भी आपके पेपर में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2022 की अगर मैं बात करूं बच्चे, 2022 का जेईई मेन का पेपर वाज फ्लडेड, इट वाज रियली फ्लडेड विद वन ऑफ द टॉपिक जिसका नाम है E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो X से X पॉजिटिव, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन्होंने E0 की वैल्यू पूछी, ठीक है। मैं मेटल से मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर एक मेटल M से M+2 में जाता है तो मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं बतानी है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है बच्चे। मेटल सॉलिड को आपको मेटल +2 एक्वस में कन्वर्ट करना है। ये कोई एक स्टेप का मतलब प्रोसीजर नहीं है। पहले मेटल सॉलिड को बच्चे हम एटोमाइज करते हैं टू फॉर्म मेटल गैस, फिर मेटल गैस को आयनाइज करते हैं टू फॉर्म मेटल 2+ गैस, और इसके बाद इसकी करते हैं हाइड्रेशन टू फॉर्म M2 पॉजिटिव एक्वस। यानी कि जो चीज आपको एक सिंगल स्टेप की नजर आ रही है वो एक स्टेप की ना होकर के बच्चे बल्कि 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। क्योंकि स्कैंडियम तो +2 में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो जो भी हमारी थियोरी है वो स्टार्ट होगी टाइटेनियम। मतलब मैं बात कर रही हूं मेटल से मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के E0 वैल्यूज की। सो सरस्वती को गोली मारो, सरस्वती तेरी वंदना करे, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। सरस्वती तेरी वंदना करे, मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। मेरी बात बड़े ध्यान से देखो, आपको कतई वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं वैल्यूज यहां पर लिखने वाली हूं, है ना, ये वैल्यूज आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यूज मुझे भी नहीं रटी हुई, मगर क्योंकि मुझे आपके साथ ये सेशन लेना था तो ये वैल्यूज मैंने थोड़ी देर पहले रटी, ठीक है। अदरवाइज आपको भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या याद रहना चाहिए वो मैं सिखाती हूँ। टाइटेनियम का E0 होता है बच्चे 1.63, ठीक है ना। वेनेडियम का होता है बच्चे 1.18। क्रोमियम की बात करूं तो होता है 0.90। मैंगनीज का अगर याद रख सकते हो इट्स अ गुड थिंग, इसकी वैल्यू होती है 1.18। आप ध्यान से देखिए, ट्रेंड ये कह रहा है कि टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम यहां तक वैल्यू डिक्रीज करती है, मगर मैंगनीज पे जो वैल्यू है बच्चे वो एकदम से बढ़ जाती है। आयन का तो सबको पता ही है ना, 0.44। कोबाल्ट की वैल्यू होती है 0.28 0.25, यहाँ होती है 0.28, यहाँ होती है 0.25। और अगर मैं कॉपर की बात करूं -0.34 वैल्यू होती है, ये भी आपने काफी कॉमनली देखा होगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड होता है। धीरे धीरे जैसे आप आगे जाएंगे E0 की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना, बहुत ही कम होती जाएगी। मगर मैंगनीज के लिए जो वैल्यू है ये ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। तो जब आप मैंगनीज पे +1 बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। जब आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं फॉर मैंगनीज 2+, बच्चे मैंगनीज प्लस से मैंगनीज 2+ बनना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। तो ये जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी थी ना, IE1 + IE2 फॉर मैंगनीज, ये IE2 की वैल्यू काफी कम होती है, जिसकी वजह से ये जो मैंगनीज है इसके अंदर राइज आता है। तो अब आपको समझ आ गया ना, जो मैंने आपको मेटेलिक रेडियस का ट्रेंड बताया, या फिर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बताया, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताया, हर जगह मैंगनीज में आके गाड़ी जो है हमारी फंस जाती है। क्या ये बात भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, जहां पर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट जिन बच्चों ने मेरा कोऑर्डिनेशन का ये रफ्तार सीरीज का वीडियो देखा था उनको क्लियर हो गया होगा। मैंने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक स्पीशीज कैसे पहचानते हैं ये दिखाया था। अगर मैं बात करूं आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है बच्चे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है √n n + 2 बोर मैग्नेटॉन।
√n n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक शॉर्टकट आपको बताती हूं, अगर n की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 2 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू 3, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 3 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू 4, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 5, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। आपसे उल्टा सवाल पूछा जाता है, आपको देगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का मैग्नेटिक मोमेंट है 1.71 बोर मैग्नेटॉन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। क्या ये बात भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब मैं थोड़े से कंपाउंड के कलर्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। लेट अस क्विकली हैव अ डिस्कशन अबाउट द कलर ऑफ कंपाउंड। आप जानते हैं, अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका D 0 है, जिसमें एक भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चे क्योंकि D इलेक्ट्रॉन है नहीं, D ट्रांजिशन होगा नहीं, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस। अगर मेरे पास एक ऐसा स्पीशीज है जिसके अंदर D10 है, यानी कि फुली फिल्ड है, अब भी D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? कलरलेस। क्या ये बात भी ठीक है? और मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके पास एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर D1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर नो इलेक्ट्रॉन है, मतलब D1 या D9, बच्चे ये कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कलर्ड, ठीक है। और ये ब्लू कलर के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? ब्लू कलर। इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? D1 और D9 वालों का ब्लू कलर। ये बात सही है। अगर मैं D2 की बात करूं या फिर मैं D8 की बात करूं, देखो 1 और 9 का कलर सेम है, 2 और 8 का कलर सेम है, और ये होते हैं बच्चे वंस अगेन कलर्ड। ये कलरलेस नहीं है, ये मैंने कलर्ड लिखना था, ठीक है ना। ये कलर्ड होते हैं, दे आर COLOURED, ये कलर्ड होते हैं, COLORED जो भी है, ये कलर्ड होते हैं बच्चे। ये हरे रंग के होते हैं। जहां पर भी D2 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है या जहां पर भी D8 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ये हरे रंग के होते हैं। अगर कहीं पे D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है या D9 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ये ब्लूइश कलर के होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन कलर्स के नाम आपको मैं बता देती हूँ। कुछ कॉमन कलर्स के नाम आप देख लो। जैसे आपको पता होगा कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, जैसे कॉपर है 2 पॉजिटिव, और क्रोमियम भी अगर मैं 2 पॉजिटिव स्टेट में लूं, बच्चे ये ब्लू कलर के होते हैं। ये आप जानते हैं ना, कॉपर 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 2 पॉजिटिव का कलर जो है ब्लू कलर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से संस्कृत में कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुकर, शायद, है ना। संस्कृत को कुत्ते में कुकर बोलते हैं। तो ये देखो, कुकर का कलर ब्लू, कुकर का कलर ब्लू। वैसे तो कुत्ता ब्राउनिश कलर का, व्हाइटिश कलर का, ब्लैकिश कलर का होता है, मगर संस्कृत में कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुकर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने संस्कृत 10th तक पढ़ी थी, उसके बाद की याद नहीं है। तो कुकर कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। इस तरीके से याद रख सकते हो। एक बड़ी कॉमन सी ट्रिक, लड़कियों से पूछते हैं कि लड़कियां, तुम्हारे मन को कौन सा कलर पसंद है? हमारे मन को कौन सा कलर पसंद है? तो हमें जनरली पिंक कलर पसंद होता है, ठीक है ना। लड़कियों से पूछते हैं, अब इसको कोई पर्सनली मत ले लेना, तुम्हारा फेवरेट ब्लैक और ब्लू भी हो सकता है, जैसे मेरा फेवरेट ब्लैक और ब्लू है। पिंक ज्यादा नहीं मुझे अच्छा लगता, बट ठीक है। हम पूछते हैं कि मन को कौन सा कलर पसंद है? मैंगनीज +2 और कोबाल्ट +2, ये पिंक कलर के होते हैं। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? कुछ कॉमन जो कलर्स थे वो भी मैंने आपको सिखा दिए। अब 2-3 चीजें हमारी और बची हैं। सबसे पहले बच्चे मैं बात करना चाहती हूं द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हम क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला FeCr2O4, इसको बोलते हैं क्रोमाइट। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाइट। और आपको पता होना चाहिए FeCr2O4। इसके अंदर सबसे पहले बच्चे हम Na2CO3 डालते हैं और रिएक्शन करते हैं बच्चे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। या याद रखना, ये जेईई मेन का सवाल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करी जाती है। तो ये जो FeCr2O4 था, पहले ये सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस बिकम्स Na2CrO4 बन गया। पहले जो Fe2CrO4 था, है ना, पहले जो FeCr2O4 था, अब ये कन्वर्ट हो गया Na2CrO4 में, और जो आयन था वो Fe2O3 की फॉर्म में निकल गया। आयन Fe2O3 की फॉर्म में आ गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल गई। याद रखना, वापस बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, है ना। जो पहले FeCr2O4 क्रोमाइट और हुआ करता था, ये Na2CrO4 में कन्वर्ट हो चुका है। क्या ये बात सब बच्चे अच्छे से समझ गए? ठीक है। उसके बाद अब मैं ये जो Na2CrO4 था,
Na2CrO4, इसकी कर देती हूँ बच्चे मैं एसिडिफिकेशन, इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं। जब भी आप क्रोमेट को, है ना, एसिडिक मीडियम में डालोगे, ये डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CrO4 2- को एसिडिक मीडियम में डालेंगे, Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में निकलेगा Na+ और साथ में निकलेगा वाटर, ठीक है ना। मगर मेरा जो क्वेश्चन था बच्चे, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे K2Cr2O7 बनाना था। तो जो मेरे पास Na2Cr2O7 बना, इसके अंदर मैं KCl डाल दूंगी, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में, साथ ही साथ यहाँ से NaCl हमारे एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई? कुछ और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें ध्यान से देखना बच्चे। ये जो CrO4 2- है, अगर इसके अंदर मैं एसिडिक मीडियम करती हूँ, याद रखना ये Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो जाता है। CrO4 2- एसिडिक मीडियम में एज सच स्टेबल नहीं होता, वो Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो जाता है। वाइसे वर्सा, अगर मैं Cr2O7 2- के अंदर बेसिक मीडियम डालती हूँ तो वो CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से आपके जेई और नीट में रिपीट बेसिस पे सवाल बनते हैं। CrO4 2- को एसिडिक मीडियम में डालो, इट कन्वर्ट्स टू Cr2O7 2-, जबकि Cr2O7 2- में बेसिक मीडियम करो, इट कन्वर्ट्स टू CrO4 2-। क्या ये बात भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास CrO4 2- का स्ट्रक्चर, Cr2O7 2- का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आपको कराए थे, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है बच्चे KMNO4 की प्रिपरेशन। बच्चे KMNO4 की प्रिपरेशन जो है वो हम कौन से और के साथ कराते हैं? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ पायरोल्यूसाइड और। ओके, टाइमर बच चुका है, मगर मैं आपके 2-3 मिनट PYROLUSIDE पायरोल्यूसाइड और, ये खुद जेई मेन का सवाल है। तो इसके अंदर सबसे पहले बच्चे हम MnO2 लेते हैं। हमारी एक और होती है पायरोल्यूसाइड, MnO2 उसका नाम है। इसके अंदर मैं डालूंगी बेसिक मीडियम KOH। याद रखिएगा यहां पर भी हमें ऑक्सीडेशन करनी है, इसीलिए मुझे बाहरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे K2MnO4 में, पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4। आपको ये चीजें क्लियर कट याद होनी चाहिए। आपने लिया था FeCr2O4, इसके अंदर Na2CO3 डाला, O2 डाला, ये बन गया Na2CrO4। Na2CrO4 की एसिडिफिकेशन करी, मेरे पास बन गया Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 में KCl डाला, ये बन गया K2Cr2O7। अभी मैंने सिखाया CrO4 2- को एसिडिक मीडियम में डालो, Cr2O7 2-, Cr2O7 2- को बेसिक मीडियम में डालो, CrO4 2-। याद है? अगर मुझे KMNO4 बनाना है तो बच्चे MnO2 सबसे पहले मैंने लिया पायरोल्यूसाइड और, इसके अंदर मैंने डाला KOH। तो जैसे ही KOH डाल के ऑक्सीडेशन करी, ये पहले कन्वर्ट हो गया K2MnO4 में। अब ये मेरे पास बना MnO4 2-, चाहे मैं इसको K2MnO4 लिखूं या MnO4 2-। जब मैंने MnO4 2- को एसिडिक मीडियम में डाला, ये भाई साहब ये कतई इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपने MnO4 2- को एसिडिक मीडियम में डाला, ये बनाएगा MnO4- प्लस MnO2। बच्चे इस रिएक्शन को मैं एक रिपीट बेसिस पे लिखना चाहूंगी, 18वीं रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास है MnO4 2-, जब मैंने इसकी मीडियम एसिडिक करी, ये कन्वर्ट होगा MnO4- प्लस MnO2। ध्यान से देखिए, x - 8 इज इक्वल टू -2। यहां पर मैंगनीज +6 में है, यहां मैंगनीज +7 में, यहां मैंगनीज +4 में। मैंगनीज 6 से 7 में गया यानी कि ऑक्सीडेशन, मैंगनीज 6 से 4 में गया यानी कि रिडक्शन। सो 18th रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरी बात मानिए, यहां से जेई मेन में डायरेक्टली 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। डायरेक्टली 4 नंबर का सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। कई बार इस रिएक्शन को वो 2-3 स्टेप्स में ना करा के आपके पेपर में ऐसे भी दे देता है कि मैंने ना MnO2 ले लिया, ठीक है, हमने MnO2 ले लिया, इसकी हमने फ्यूजन करी विद KOH, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसकी हमने फ्यूजन करी किसके साथ? KOH के साथ। फ्यूजन विद KOH का मतलब हमने इसको मेल्ट किया KOH के साथ और इसकी ऑक्सीडेशन करी, या तो एयर के साथ लिखा हुआ मिलेगा या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के साथ आपकी ऑक्सीडेशन करा हुआ मिलेगा। घबराना नहीं है, वही चीज है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 2-। और आप जानते ही हैं MnO4 2- को एसिडिक मीडियम में डालो, MnO4- और MnO2 बनाता है। ठीक है। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि ये जो हमारे पास MnO4 2- है ना, आपको मैंने सिखाया MnO4 2- को मुझे MnO4- में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी? आई विल डू द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। क्या लिखा हुआ मिलेगा?
इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। तो ये जो मैंने पिछली रिएक्शन कराई, इसको कई बार हम इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके कि MnO4 2- में एसिडिक मीडियम डाला, MnO4- और MnO2 बन गया। कई बार हमें इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि MnO2 की मैंने पहले फ्यूजन करी, KOH के साथ ऑक्सीडेशन कराई, या फिर KNO3 डाल के ऑक्सीडेशन कराई, MnO4 2- बन गया। फिर MnO4 2- की मैंने इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराई एल्कलाइन मीडियम में, ये बन गया MnO4-। दैट्स इट, ठीक है। सो बच्चे, ये जो मैंने आपको 19 कॉन्सेप्ट सिखाए है ना, ये जो 19 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इसी तरह मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगी। अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, जेईई मेन 2023 पे जो सवाल आया है वो इसी पर्टिकुलर स्लाइड के साथ आधारित है। आपको मैं बता देती हूँ, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं है ना, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चे, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन देखूं, ये एक्वस सॉल्यूशन बच्चे कलर्ड होता है। जैसे हमने डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन की बात करी थी, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बच्चे एफ ट्रांजिशन होती है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एफ ऑर्बिटल से है ना दूसरे वाले क्या कहते हैं, दूसरे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकता है। मतलब जैसे पूरा 7 एफ ऑर्बिटल है ना, वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि देयर इज एफ ट्रांजिशन, और एफ ट्रांजिशन की वजह से सॉल्यूशन जो है कलर्ड है। जैसे आपने पहले दिमाग लगाया था, अभी भी दिमाग लगा सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें एफ है ही नहीं, F0, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एफ सारे के सारे भरे हुए हैं, F14, ये दोनों वो कंपाउंड होंगे बच्चे जो कलरलेस होंगे। ये कौन से कंपाउंड्स होंगे? ये वो कंपाउंड्स होंगे जो कलरलेस होंगे। क्या ये बात सबको समझ आ गई? आगे देखिए बच्चे, जो हमारे, यही है जेईई मेन 2023 का सवाल, ठीक है। जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। मैक्सिमम ये स्टेबल किस में रहते हैं? +3 में। मगर अगर ये +2 और +4 वाले में भी रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई कंपाउंड +2 में है तो वो खुद अपना क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई कंपाउंड +4 में है तो वो खुद अपना क्या करना चाहेगा? रिडक्शन, यानी कि इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +4 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है और +2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई? अब आज की क्लास का लास्ट जो मैं डायग्राम बनाना चाहूंगी बच्चे, मान लो मेरे जो लेंथेनॉइड्स हैं उनको मैंने एलएन का नाम दे दिया। अब मैं सारे लेंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, मैंने इनको एलएन का नाम दे दिया। अगर मैंने किसी लेंथेनॉइड को पानी में डाला बच्चे, ये लेंथेनॉइड्स का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। सो ये बनेंगे LnOH थ्राइस, प्लस साथ ही साथ आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। अगर मैंने लेंथेनॉइड्स की करी ऑक्सीडेशन, अभी भी ये कन्वर्ट हो जाएंगे Ln2O3 में। मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेंगे। अगर मैंने लेंथेनॉइड्स को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराई, ये बनाएंगे लेंथेनम का नाइट्राइड, जहां पर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेंथेनम की मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, ये बनाएंगे लेंथेनम का हाइड्राइड। वंस अगेन लेंथेनम किस में ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। अगर मैंने लेंथेनम की सल्फर के साथ रिएक्शन करी, ये बनाएगा Ln2S3। वंस अगेन लेंथेनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेंथेनम की मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, ये बनाएगा LnCl3, यानी कि अभी भी लेंथेनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। सो मैंने बच्चे पूरे के पूरे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा विस्तार वाला चैप्टर है, उसको मैंने आपके साथ 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। जो भी बच्चे आगे वाले पेपर के लिए पढ़ के जाना चाहते हैं, अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू से पढ़ रखा है, वेरी गुड। इन केस नहीं पढ़ रखा ना, मेक श्योर, इवन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, आपने पहले कभी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पढ़ रखा, मेक श्योर बच्चे ये 22 कॉन्सेप्ट्स आपको 100% दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्टली 4 नंबर का सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। So this was all about your D and F block elements in a quick short revision way. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर है ना, वो जो लाइक बटन होता है उसको हिट कर देना चाहिए। एंड अगर यू आर नॉट अ VCN yet,
सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सो दैट यू आर अ प्राउड वीसीएन। व्हाई डू आई से प्राउड वीसीएन बच्चे? बिकॉज आई मीन इट। जो बच्चा रफ्तार सीरीज को फॉलो करके जा रहा है ना अपने जेई मेन के लिए या अपने नीट के लिए, मैं लिख कर दे सकती हूँ जिस बच्चे ने पूरी की पूरी रफ्तार सीरीज फॉलो करी है ना, आपके 20 से 30 नंबर का जंप पॉसिबल है। ये होके रहेगा 20 से 30 नंबर। अभी आप अपनी प्रिपरेशन में जिस भी मोड पर है, आपके 20 से 30 नंबर का जंप आ जाएगा अगर आपने पूरी की पूरी रफ्तार सीरीज फॉलो करी। सो अगर सेशन अच्छा लगा और लाइक जरूर कर देना। टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।